अधिकतर तस्वीरें हमें हमारे जीवन के अच्छे समय और उन यादों की याद दिलाती हैं जिन्हें हम हमेशा संजोकर रखना चाहते हैं। कुछ तस्वीरें ज्यादा डरावनी होती है क्योंकि वे अनसुलझे अपराधों से जुड़ी रहती है और कई बार वही रहस्य सुलझाने का इकलौता सुराग होती है। सैली एन के साथ क्या हुआ? यही सवाल 2016 से परेशान परिवार के मन में है, जब एक सुरक्षा कैमरे ने कुछ वाकई अजीब चीज रिकॉर्ड की थी। ये नॉर्थम्बरलैंड में बॉक्सिंग डे था, 26 दिसंबर 2016, जब 59 वर्षीय सैली एन ने अज्ञात कारणों से सुबह सुबह टहलने का फैसला किया। उस सुबह करीब 3 बजे सैली एन ने एक सफर शुरू किया जो लगभग कभी खत्म न होने वाला लग रहा था, जब तक कि वो गायब नहीं हो गई। सिर्फ पजामा और एक वाटरप्रूफ जैकेट पहने हुए सैली सुनसान सड़कों पर चलती रही, जहां कोई भी देखने वाला नहीं था। कुछ घंटे बाद वह सुरक्षा कैमरे में दिखाई दी, तेजी से और किसी मकसद से चलते हुए। अब वो अपने घर से 11 मील दूर थी और न्यूकैसल के क्वेसाइड पर चल रही थी। वीडियो पर समय 7:15 बजे सुबह का दर्ज था। अंधेरे में उसकी गुलाबी पायजामा दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना किसी स्पष्ट मंजिल के किसी मिशन पर हो। सैली कॉपथॉर्न होटल के पीछे से नजर से ओझल हो गई, स्विंग ब्रिज के पास गायब हो गई और फिर अंधेरे में खो गई। उसके बाद वह कहाँ गई कोई नहीं जानता। वह शहर के केंद्र में हिल्टन होटल की ओर भी जा सकती थी, सैली टाइन ब्रिज की ओर भी जा सकती थी, या फिर क्वेसाइड नदी के किनारे किनारे भी चल सकती थी। संभावनाएं अनगिनत थीं। घंटों बाद जब उनके तीनों बच्चों में से किसी को भी उनसे कोई खबर नहीं मिली तो डर बढ़ने लगा और परिवार उन्हें गुमशुदा घोषित करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन गया। हालांकि वो मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हो सकती थी, लेकिन बच्चों ने बताया कि गुमशुदगी से एक दिन पहले सैली ने खुशहाल क्रिसमस मनाया था। वह अच्छे मूड में थी और परिवार के साथ दिन अच्छा बीता। तब उनकी भलाई की किसी को चिंता नहीं थी। अधिकारियों ने अपनी टीमें इकट्ठी की और उन्हें सड़कों पर उतार दिया। होटलों, दुकानों और नदी में तलाशी ली गई, पर कुछ नहीं मिला। 26 दिसंबर का दिन बिना किसी खुलासे के समाप्त हो गया। घबराहट बढ़ती जा रही थी क्योंकि समुदाय के लोग लापता महिला जैसी दिखने वाली किसी भी व्यक्ति पर नजर बनाए रखने में मदद कर रहे थे। कुछ जगहों पर छिटपुट रूप से देखे जाने की खबरें आईं, लेकिन उनमें से कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी और ना ही वे उसकी मौजूदगी का पता लगाने में मदद कर सकी। अगले दिन नई उम्मीद के साथ तलाश जारी रही। फिर भी सैली के ठिकाने का कोई सुराग या निशान सामने नहीं आया। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदल गए, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर इस मामले में एक बड़ी प्रगति हुई, लेकिन वैसी नहीं जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। 3 फरवरी को जारो के पास एक नदी में एक शव मिला और परिवार बेचैनी से पुष्टि का इंतजार करता रहा। दिन बीतते गए, लेकिन औपचारिक पहचान नहीं हो पाई थी। मन को सुकून मिलना मुश्किल था। सैली के बच्चों को शव मां का होने की आशंका के साथ कई कठिन सवालों का भी सामना करना पड़ा। वे सोच रहे थे कि उस सुबह उन्हें घर छोड़ने के लिए क्या प्रेरित किया होगा। सैली और उनके पति एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। क्या वे किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही थी? कुछ लोगों ने तो यहां तक अंदाजा लगाया कि शायद उन्हें अचानक डिमेंशिया की शुरुआत हो गई थी। निगरानी कैमरे की फुटेज ने स्पष्ट सुराग दिया। सैली सामान्य नहीं लग रही थी। वह तेजी से चल रही थी, मानो गुस्से में हो, पर कारण अब भी अज्ञात था। सैली एन मामले से जुड़े जवाबों की तलाश अब भी जारी है, लेकिन कोई खुलासा सामने नहीं आया है। इस अजीबोगरीब मामले में शामिल परिवार, जांचकर्ता और पुलिस अधिकारी सभी इस रहस्यमय घटना से टूटे और उलझन में हैं। हम में से कई लोग मानेंगे कि गाड़ी चलाते समय हमें अक्सर रोड रेज हो जाता है। ये कई हिंसक घटनाओं का कारण बना है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपना गुस्सा निकालकर अपने दिन के काम में लग जाते हैं और कुछ ही समय में वो घटना भूल भी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 44 वर्षीय ट्रक ड्राइवर जॉर्ज गुएरेरो के मामले में, जो न्यू जर्सी के पर्थ एम्बॉय से थे और 7 मई 2017 को इंटरस्टेट 10 पर अपनी सेमी ट्रक को पूर्व दिशा में चला रहे थे। गवाहों के मुताबिक ये घटना दोपहर करीब 1:50 बजे हुई थी। उस दोपहर जॉर्ज ने निर्माण क्षेत्र से निकलकर ट्रक दाईं से बाईं लेन में बदल ली थी। दूसरे ट्रक ड्राइवर गुस्से में आ गया
और जॉर्ज के ट्रक के बिल्कुल पीछे पीछे चलने लगा, जिससे जॉर्ज को दाईं लेन में लौटना पड़ा। दूसरा ट्रक ड्राइवर तेजी से आया और जॉर्ज के पास पहुंचा। गवाह इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि दूसरे ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से जॉर्ज के ट्रक को हल्का सा टक्कर मारी, जिससे जॉर्ज का ट्रक सड़क से उतरकर पास के जंगलों में चला गया। बाद में पता चला कि जब दोनों ट्रक साथ थे, दूसरे आदमी ने बंदूक निकालकर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जॉर्ज पर कई गोलियां चलाईं। जो गवाह वहां मौजूद थे, उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि जॉर्ज को चोट लगी हो सकती है। लेकिन जब अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जॉर्ज को कई बार गोली लगी थी और वह पहले ही दम तोड़ चुके थे। जॉर्ज अपने कुत्ते आर्या के साथ यात्रा कर रहे थे, जिसे शेल्टर से बचाया गया था, और जो जब से उन्होंने निजी तौर पर ट्रक चलाना शुरू किया था, तब से उनके साथ कई यात्राओं में रही थी। पहले वो मिडलसेक्स, न्यू जर्सी की ऑस्कर ट्रांसपोर्टेशन में थे। आर्या ट्रक में सुरक्षित मिली, फिर उसे शेल्टर ले जाया गया, जहां जॉर्ज के कजिन उसे लेने आए। तब से वो जॉर्ज के बेटे क्रिस्टोफर के साथ रहने लगी है और कहा जाता है कि वह अच्छी तरह से रह रही है। उन्होंने बताया कि जॉर्ज का ट्रक सड़क से उतरते ही हमलावर तेजी से भाग गया और गवाहों के विवरण के बावजूद उसकी पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने उस ट्रक का भी वर्णन किया है जिसमें वह यात्रा कर रहे थे, और उस प्रकार के वाहन की एक तस्वीर अब जनता के लिए जारी कर दी गई है। संदिग्ध को एक दाढ़ी वाले अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष के रूप में बताया गया है और संभावना है कि वह कुछ समय से ट्रक ड्राइवर रहा है। हालांकि यह सुझाव दिया गया है कि संभवतः वह कोई निश्चित मार्ग पर नहीं चलता और हमले के बाद से शायद उस इलाके में वापस नहीं आया है। मामले को और भी जटिल बना देता है यह तथ्य कि इंटरस्टेट 10 देश की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है और यहाँ रोजाना हजारों ट्रक गुजरते हैं। अधिकारियों ने हमलावर के ट्रक का विवरण जारी किया है और बताया कि टक्कर में उसके साइड में नुकसान हो सकता है। इसे एक नारंगी रंग का 2000 से 2005 मॉडल का फ्रेट लाइनर सेंचुरी फ्लैट टॉप बताया गया है, जिसमें फेयरिंग और सोने की जगह है। जब यह घटना हुई, हमलावर 53 फुट लंबा सफेद ट्रेलर खींच रहा था, जो गवाहों के अनुसार काफी गंदा था। जो भी व्यक्ति इस घटना का गवाह है या उस ट्रक ड्राइवर को जानता है, उससे अनुरोध है कि वह जैक्सनविल पुलिस से 904 630 05 पर संपर्क करें। 00 क्लेयर हॉलिडे ने इस साल जनवरी में आइल ऑफ मल का दौरा किया था। उस महीने उनका 36वां जन्मदिन था, जिसका परिवार को बेसब्री से इंतजार था। दुर्भाग्य से जन्मदिन से 16 दिन पहले 7 जनवरी को वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, इसलिए वे 7 जन्मदिन नहीं मना सके। क्लेयर द्वीप के फियोन फोर्ट में ठहरी थी और यात्रा के दौरान फोर्ड ट्रांजिट कैंपर वैन का उपयोग कर रही थी। उस कैंपर वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर WN52-AZP था, जिसमें वो शायद रह रही थी। जब क्लेयर ने अपने परिवार के कॉल और संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया, तो वे बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। उन्होंने कैंपर वैन का विवरण दिया और बताया कि 35 वर्षीय क्लेयर अंग्रेजी लहजे में बोलती हैं। उन्होंने उसकी हाल की तस्वीरें भेजी। उम्मीद थी किसी ने उसे वहां देखा होगा। स्थानीय पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। क्लेयर की तलाश के दौरान जांचकर्ताओं को फेनफोर्ट इलाके से कुछ निगरानी फुटेज मिली। ये उसकी आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। फेनफोर्ट क्रेनियर रोड के अंत में आखिरी गांव है, वही इलाका जहां से आगंतुक आयोना के लिए फेरी पकड़ सकते हैं। क्लेयर शायद उसमें चढ़ गई और पड़ोसी द्वीप पर खो गई। इस इलाके में कई दुकानें, रेस्टोरेंट, कैफे, गिफ्ट स्टोर्स और हार्डवेयर शॉप्स हैं, लेकिन इनमें से किसी भी जगह पर किसी को वह अंग्रेजी बोलने वाली महिला दिखी हो ऐसा याद नहीं है। सीसीटीवी फुटेज से ली गई तस्वीरों में महिला नीली जैकेट, सफेद पैंट, स्कार्फ और बीनी पहने दिख रही है। गायब होने की घटना की गहन जांच की गई है और क्लेयर की तस्वीरें जनता के लिए जारी की गई है। साथ ही जितनी ज्यादा जानकारी संभव हो सकी वो भी साझा की गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि किसी ने भी कुछ असामान्य नहीं देखा।
पुलिस के अनुसार छोटी से छोटी जानकारी भी ये पता करने में अहम सुराग हो सकती है कि उसके साथ क्या हुआ। तब से कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने स्निफर डॉग्स, मरीन यूनिट और एयर सपोर्ट जैसे विशेष संसाधनों की मदद ली है। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों व एजेंसियों के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया है। आमतौर पर लोग आइल ऑफ मल पर यूं नहीं गायब होते, जिससे क्लेयर हॉलिडे का मामला और भी रहस्यमय व परेशान करने वाला बनता है। जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे हैं, जवाबों की तलाश जारी है। उसके परिवार और दोस्त उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी खुलासा होगा। हालांकि जैसे जैसे साल अपने अंत के करीब आता है, वह उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही है। नॉर्थ ऑकलैंड पुलिस ने एक वाहन की फोटो जारी की है, जिसे वे 22 वर्षीय आया नाकानो की 2013 में बंदूक से हुई हत्या से जोड़ते हैं, जो उसके 23वें जन्मदिन से कुछ घंटे पहले हुई थी। तब नाकानो ने ओरेगन विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में डिग्री ली थी और पैसे के लिए लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम किया। 12 जून को आया नाकानो यूसी बर्कले कैंपस गए और बास्केटबॉल मैच खेला। मैच के बाद आया नाकानो कार में बैठकर एमेरीविल अपने घर चले गए। नाकानो जब नॉर्थ ऑकलैंड की मार्कर स्ट्रीट के 5800 ब्लॉक से गुजर रहे थे, उनकी कार को पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मारी। उन्होंने गाड़ी रोककर नुकसान देखा और इंश्योरेंस जानकारी का आदान प्रदान किया। दूसरी कार से 2 आदमी निकले और आया नाकानो के पास पहुंचे। उनमें से एक ने बंदूक तानी और ट्रिगर दबाया, जिससे उनकी जान चली गई। कई साल बीत गए, कोई संदिग्ध नहीं मिला और आया नाकानो का परिवार मानता है कि पुलिस ने मामले को सुलझाने में लापरवाही की है। उनकी मां मारिया मानती हैं कि ओकलैंड में कोई जानता है कि उस रात क्या हुआ, लेकिन नो स्निचिंग संस्कृति के कारण कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। संभव है वे डर के कारण चुप हों कि अपराधी बदला ले सकते हैं। इसी वजह से नाकानो का मामला रुका हुआ है। लेकिन और जानकारी जुटाने के प्रयास में ऑकलैंड पुलिस और FBI ने मिलकर $1,20,000 का इनाम रखा है। जो भी व्यक्ति उनसे संपर्क कराया नाकानो पर हमला करने वालों की पहचान में मदद करेगा। जांचकर्ताओं ने उस कार की तस्वीर जारी की, जिसे इलाके की निगरानी फुटेज में देखकर माना गया कि उसी से आया नाकानो की गाड़ी को टक्कर मारी गई थी। तस्वीर में सिल्वर 4 दरवाजों वाली सेडान कार दिख रही है, लेकिन फोटो धुंधली होने से ड्राइवर या पैसेंजर नजर नहीं आ रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि हमले के बाद नाकानो के साथ लूट हुई या नहीं, इसलिए अपराध का मकसद अभी रहस्य है। उसके दोस्तों और परिवार ने बताया है कि वह किसी भी तरह की गलत चीजों जैसे अवैध पदार्थों में बिल्कुल भी शामिल नहीं है और उनकी जानकारी के अनुसार उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। हालांकि कार का मेक और मॉडल पता नहीं चला, ओरेगन पुलिस को उम्मीद है कि कोई फोटो देखकर पहचान लेगा। अगर आपके पास या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई जानकारी है जो आया के मामले को सुलझाने में मदद कर सकती है, तो आपसे अनुरोध है कि ओरेगन पुलिस विभाग के होमिसाइड डिवीजन 5102383821 पर संपर्क करें। 6 नवंबर 2021 की बात है, जब लंदन के ब्रेंट क्रॉस शॉपिंग सेंटर ने उस सुबह 10 बजे अपने कारोबार के लिए दरवाजे खोले थे। ग्राहक गलियारों में थे, कुछ विंडो शॉपिंग कर रहे थे, कुछ किराना खरीद रहे थे। मॉल में कई ज्वेलरी स्टोर थे, जैसे फ्रेजर हर्ट। चूंकि यह दुकान एक बड़े मॉल में थी, चारों ओर सुरक्षा गार्ड और बहुत सारे लोग थे, इसलिए किसी के मन में यह ख्याल भी नहीं आया कि कोई यहां लूटने की कोशिश करेगा। वे अपनी खरीदारी में व्यस्त थे, ये जाने बिना कि खतरा पास ही मंडरा रहा था। मॉल खुलने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही खरीदारों और दुकानदारों के दिलों में डर भर गया। ये डर मोटरसाइकिलों की गर्जना से पैदा हुआ था, एक ऐसी गर्जना जो निश्चित रूप से वहां के माहौल में फिट नहीं बैठती थी। 3 मोटरसाइकिलें सेंटर में तेज दौड़ी, हर एक पर 2 लोग थे। हेलमेट और चमड़े की जैकेट पहने सवार सोने आए थे। शॉपिंग सेंटर के कैमरों ने यह हादसा रिकॉर्ड किया। लोग एक तरफ कूद गए जब बाइकें उनके बीच से निकलती हुई सीधे अपने कीमती निशाने फ्रेजियर हर्ट की ओर बढ़ी। 6 सवार 2 पहिया गाड़ियों से कूदे, 3 ज्वेलरी स्टोर में घुसे, बाकी बाहर रहे।
उनके पास बेसबॉल बैट और कुल्हाड़ियां थीं। कोई भी इन डरावने लोगों के पास जाने या उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वीडियो की पृष्ठभूमि में बाकी लुटेरे अपने बैग में जितनी भी कीमती चीजें मिल सकती थी उन्हें भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय में बाइकों को स्टार्ट किया गया। सवारों ने अपनी सीटों पर फिर से जगह ली और वे निकल पड़े। सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय में बाइक सवारों ने दुकान में तोड़फोड़ की और जो कुछ भी चाहिए था सब समेट लिया, जिसकी कुल कीमत $3 मिलियन की ज्वेलरी थी। कुछ मिनटों में आसपास की दुकानों ने शटर गिरा दिए क्योंकि पुलिस को हादसे की सूचना मिली थी। फिर हमलावरों की तलाश शुरू हो गई। फ्लाइंग स्क्वाड के जासूसों ने जांच अपने हाथ में ली और 1 घंटे बाद पास के गोल्फ कोर्स में 3 छोड़ी मोटरसाइकिलें मिली। एक काली थी जिस पर नारंगी पैटर्न थे। एक बाइक साइड में गिरी थी जिसकी सफेद बॉडी पर नीली डिटेल्स थीं। वे दोनों साफ साफ पहचान में आ रही थी, इसलिए हमलावरों ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। हालांकि घटना और मोटर बाइकों की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद जांचकर्ता किसी भी बाइक के मालिकों का पता लगाने में असमर्थ रहे। वे मॉल में जितनी तेजी से आए उतनी ही जल्दी गायब होकर बाकी निवासियों में घुल मिल गए और गिरफ्तारी से बच निकले। 2004 में न्यू हैम्पशायर के हेवर हिल में रूट 112 से 21 वर्षीय मारा मरे के गायब होने के बाद उसके मामले ने अजीब परिस्थितियों के कारण पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वो कभी नहीं मिली और 2024 में उनकी एज प्रोग्रेशन फोटो जारी की गई, जिसमें दिखाया गया कि 2 दशक बाद मारा अब कैसी दिखेंगी। आशा की जाती है कि कोई उन्हें पहचान लेगा और आखिरकार इस रहस्य का अंत होगा। मारा का मामला 9 फरवरी को शुरू हुआ जब वह यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में नर्सिंग पढ़ रही थीं। उस दिन उन्होंने एक बहुत अजीब फैसला लिया क्योंकि यह पता चला है कि उन्होंने अपनी किताबें अपनी कार में रखी, करीब $40 की शराब खरीदी और फिर बिना किसी को अपनी योजनाओं के बारे में बताए कैंपस से निकल गई। 2 घंटे ड्राइव के बाद उन्हें हेवर हिल में रूट 112 पर देखा गया, जहां उन्होंने एक तेज मोड़ पर कार से नियंत्रण खोकर पेड़ से टक्कर मार दी। एक बस ड्राइवर ने सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त कार और मारा को देखा और उनकी हालत जांचने का तय किया। उसने पूछा, क्या वह घायल हैं? मारा ने कहा, वह ठीक हैं। ड्राइवर को शक हुआ कि वो नशे में है और पुलिस बुलाने की पेशकश की, लेकिन मारा ने बताया कि वो AAA से मदद मांग चुकी है और टो ट्रक आ रहा है। लेकिन ड्राइवर जानता था कि ये सच नहीं, क्योंकि वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था और जब वह घर पहुंचा तो उसने इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस से संपर्क किया। उसने यह जरूर बताया कि वह अकेली थी और ऐसा लग रहा था कि वह नशे में थी। कुछ देर बाद अधिकारी पहुंचे और मारा की कार मिली, पर वह नहीं दिखी। इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला और मामला ठंडा पड़ गया। निराशा में उसके परिवार ने निजी जासूस रखा, जिसने तब से उस दिन क्या हुआ होगा इस बारे में अपनी राय दी है। उसका मानना है कि बस ड्राइवर के जाने के बाद किसी ने मारा को सड़क किनारे देखा और लिफ्ट ऑफर की। संभव है कि उसने लिफ्ट की पेशकश स्वीकार कर ली हो, लेकिन फिर उसका अपहरण कर लिया गया हो। संभव है कि उसने नहीं चाहती थी कि ड्राइवर पुलिस से संपर्क करे, क्योंकि उसने शराब पी थी और उसका लाइसेंस प्लेट एक बकाया तेज रफ्तार के चालान की वजह से निलंबित था। जांच में पता चला कि उस समय इलाके में एक घुमंतू व्यक्ति था जो या तो घटना देख सकता था या शामिल हो सकता है। उसके खिलाफ पहले भी महिलाओं पर हिंसा की कई रिपोर्टें हुई थीं। एक बार वह सड़क के किनारे फंसी हुई एक महिला से मिला और शुरुआत में उसके प्रति दोस्ताना व्यवहार करने के बावजूद उसका रवैया अचानक बदल गया और उसने उस पर हमला कर दिया। उसे जांच के लिए अहम व्यक्ति माना गया है, लेकिन संदिग्ध नहीं है। जांचकर्ताओं ने यह नहीं बताया कि उसे ढूंढा या पूछताछ की गई है। मारा के परिवार वाले अब भी उसकी गैर मौजूदगी से जूझ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कभी सच पता चलेगा। अगर आप मारा को उम्र बढ़ने का अनुमान दिखाने वाली तस्वीर से पहचानते हैं या जांचकर्ताओं को नई जानकारी देना चाहते हैं, तो
न्यू हैम्पशायर कोल्ड केस यूनिट 603-271 2666 पर संपर्क करें। 63 पीहा बीच की काली रेत जो ऑकलैंड का गहना है, कई लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि वहां कुछ भयावह छिपा है। चाहे वो सीरियल किलर हो, कोई अज्ञात शिकारी हो या कोई बुरी ताकतें काम कर रही हों, वहां या उसके आसपास रहस्यमय तरीके से गायब हुए लोगों के लिए कोई न कोई वजह जरूर होगी। जैसे जैसे और लोग गायब हो रहे हैं, इन रहस्यों के जवाब मिलना और मुश्किल होता जा रहा है। सितंबर 2019 में एलॉय, एक फ्रेंच एक्सचेंज छात्र, इंग्लिश पढ़ने के लिए न्यूजीलैंड आया। वो नॉर्थ शोर के बिरकनहेड में होस्ट परिवार के साथ रह रहा था। कई महीने बीत गए जिनमें वह युवा छात्र वहां बस गया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगा। ज्यादातर लोगों को उसकी जिंदगी ठीक लगती थी, लेकिन ये सब मार्च 2020 में बदल गया, जब पीहा बीच के इर्द गिर्द ये अंधेरा और गहरा गया और मानो और शिकार निगलने को तैयार हो गया। एलॉय 6 मार्च को अपने होस्ट परिवार के घर से निकला था, लेकिन रात के खाने के लिए घर वापस नहीं लौटा। हालांकि वे उसकी गैर मौजूदगी को लेकर चिंतित थे। एलॉय वयस्क था और शायद घूमने गया हो। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं था। कुछ घंटे कुछ दिनों में बदल गए, लेकिन छात्र के घर लौटने का कोई संकेत नहीं मिला। डर बढ़ने लगा और पुलिस को इस असामान्य अनुपस्थिति की सूचना दी गई। ऑकलैंड अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन उसकी दिशा न मालूम होने से उसके कदमों का पता लगाना मुश्किल था। जांचकर्ताओं ने उस युवक के फोन की ओर रुख किया और उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वे पता लगा सके कि वह कहां गया हो सकता है। उन्हें सबसे पहले पता चला कि उसने गूगल मैप्स पर पीहा का रास्ता खोजा था। यह खोज 7 मार्च को सुबह 5 बजे की गई थी। पीहा अपनी प्रसिद्ध काली रेत के लिए जाना जाता था और एलॉय वहां से कुछ रेत इकट्ठा करने जा रहे थे ताकि उसे घर ले जाकर एक यादगार के तौर पर रख सके। अब जब उनके पास अपनी खोज शुरू करने के लिए एक सामान्य स्थान था, तो पुलिस ने सुरक्षा कैमरों की ओर रुख किया, इस उम्मीद में कि किसी किराना दुकान, बस या ट्रेन स्टेशन के कैमरे में वह उस इलाके में कैद हुआ होगा। ये जांच बहुत उपयोगी रही, क्योंकि एलॉय सुबह 6:30 बजे ब्रिटा मार्क स्टेशन पर सीसीटीवी में दिखे। कुछ ही क्षण बाद उन्हें फ्रूट फ्रेल स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हुए देखा गया। इसके बाद उन्होंने लगभग 2 घंटे में 11 किलोमीटर और पैदल चलकर पीहा रोड की ओर रुख किया, जहां वे उस सुबह ठीक 9 बजे के बाद पहुंचे। उनका फोन पीहा रोड पर पिंग हुआ, फिर सिग्नल बंद हो गया। उस इलाके में पहुंचने के बाद एलॉय के सभी निशान मिट गए। ऑकलैंड पुलिस ने इलाके में तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई भौतिक सुराग या सबूत नहीं था जिससे पता चले कि वह कभी वहां था। चीजें सामान्य होते ही ये मामला लोगों से ओझल हो गया और अब 5 साल बीत चुके हैं और हम अभी भी इस अंतहीन रहस्य का हल खोजने के करीब नहीं पहुंच पाए हैं। जब कोई प्रियजन बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो जाता है, तो उसका परिवार असमंजस में रह जाता है और ज्यादातर मामलों में वे बस यही उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि वह सुरक्षित मिल जाए। लेकिन जब गुमशुदा व्यक्ति का मामला सालों तक अनसुलझा रहे, तो उम्मीद भी धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे मामलों में, जैसे 49 वर्षीय पॉलिन सोवरी का, उम्मीद खत्म हो जाती है। आखिरी बार पॉलिन को दिसंबर 1993 में ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग में अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए देखा गया था। बाद में यह सामने आया कि उसी साल जून में पॉलिन का अपने पति से तलाक हो गया था और इस प्रक्रिया में उसे काफी बड़ी रकम भी मिली थी। दोस्तों और परिवार के मुताबिक पॉलिन ने बुरी संगत में समय बिताना शुरू किया था और संदेह था कि उसकी हत्या से पहले उसका अपहरण व लूटपाट हुई थी। पॉलिन के गायब होने की असली वजह अब भी साफ नहीं है। ना ही ये पता चला है कि उसे आखिरी बार कहां देखा गया था या उसकी क्या योजनाएं थीं। 2002 में जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्हें लगता है कि पॉलिन के नए परिचितों में से एक या एक से अधिक को उसके साथ क्या हुआ इसकी जानकारी हो सकती है और वे उसकी गुमशुदगी में शामिल हो सकते हैं। 2008 में उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया, भले ही उसका पता नहीं चल पाया था। 2023 में इस मामले की फिर से जांच की गई और किसी भी व्यक्ति को
जो उसके ठिकाने के बारे में जानकारी देगा या उसके हमलावर की पहचान में मदद करेगा, $5 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई। जल्द ही किसी ने अधिकारियों से संपर्क किया और सुझाव दिया कि वे फिक्ट्री के जंगल में खोज करें और वहीं जांचकर्ताओं को उनका पहला सबूत मिला। 3 कपड़े मिले और माना जाता है कि वे पॉलिन के थे। बरामद सामानों में सफेद और नारंगी सिलाई वाली लंबी बाहों की ब्लाउज और गहरे रंग की पॉलिएस्टर पैंट शामिल थी। कुछ सिलाई खुद पहनने वाले ने जोड़ी थी और पॉलिन अक्सर अपने कपड़े खुद बदलती थी, जिससे लगा ये वही कपड़े थे जो उसने अपहरण के समय पहने थे। नए सबूत मिलने पर भी जांचकर्ता संदिग्ध की पहचान नहीं कर सके और मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। 2024 में अधिकारियों को एक आम नागरिक से सूचना मिली, जिसने बताया कि उसने पॉलिन को उसकी गुमशुदगी वाले दिन वॉलिंगोंग के दक्षिण में एक सफेद 1968 मॉडल होल्डन HK किंग्सवुड सेडान में देखा था। उस मॉडल की कार की फोटो जारी की गई है और उस दिन इलाके में ऐसी कार देखने वाले से पुलिस से संपर्क करने का अनुरोध है। इसी बीच जांच जारी रही और 29 मई 2025 को अधिकारियों ने घोषणा की कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यह जानकारी नहीं दी गई है कि उस व्यक्ति को संदिग्ध के रूप में कैसे पहचाना गया, लेकिन यह पता चला है कि ग्वेनविल में 64 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उस पर अपराध के बाद मदद करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि माना जाता है कि उसने पॉलिन के हमलावरों को उसकी लाश छुपाने में मदद की थी। क्या कॉम्पटन में एलियंस है? यही सवाल इस साल जेसिका ऑर्टिस के हैरान कर देने वाला और डरावना वीडियो जारी करने पर कई लोगों को बेचैन कर गया। उसने इंस्टाग्राम पर 11 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया जो उसके पोर्च के रिंग कैमरा से था। 5 जून की सुबह जेसिका ने रात करीब 1 बजे आया एक नोटिफिकेशन देखा। यह रिंग ऐप से था, जिसमें बताया गया था कि उसके घर के बाहर हलचल का पता चला है। नोटिफिकेशन खोलते ही उसे एक परेशान करने वाली तस्वीर दिखी। वीडियो की शुरुआत में एक अजीब शख्स दिखता है जो कैमरे से बाहर चला जाता है। जेसिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो क्या देख रही है और उसने अपने बेटे से भी वीडियो देखने को कहा। उसने भी कुछ अजीब महसूस किया। बस दाईं ओर पोर्च के पास से गुजरते हुए एक एलियन जैसा प्राणी था, जिसका सिर जीनोमॉर्फ जैसा और शरीर पारदर्शी था। जब उसके बेटे ने भी वही चीज देखी जिसकी उसने झलक पाई थी, तो जेसिका को थोड़ी राहत महसूस हुई। वो पागल नहीं थी, वहां सच में कुछ डरावना और इस दुनिया से अलग छुपा था। उसके बेटे ने पुलिस बुलाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा वे उसे पागल समझेंगे। इसके बजाय उसने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया ताकि देख सके कि बाकी लोग इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं। यूजर्स जो देख रहे थे उससे वे परेशान हो गए और उन्होंने स्थिति पर स्पष्टता की मांग की, लेकिन जेसिका के पास वे जवाब नहीं थे जो वे ढूंढ रहे थे और ना ही किसी विशेषज्ञ के पास थे। मकान मालिक ने 2 और कैमरे लगाए, पर किसी ने भी एलियन प्राणी को रिकॉर्ड नहीं किया। उस डरावने आकृति के साथ साथ पृष्ठभूमि में अजीब आवाजें भी थी, जिनका भी कोई स्पष्ट कारण या स्रोत नहीं था, लेकिन वे कहीं बाहर से आ रही थीं। अगले दिन जेसिका की बगल वाली चाची ने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड होने वाली सुबह 1 बजे उन्होंने धमाकों की आवाज सुनी थी। उन्हें लगा कि यह आवाज छत से आ रही है और जब उन्होंने यह सुनी तो उन्होंने अपनी छत की ओर भी देखा। उन्होंने खरोंचने की आवाज भी सुनी, फिर एक और धमाका और उसके बाद एक आखिरी धमाका। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। स्वाभाविक है, ऑनलाइन समुदाय जेसिका और उनके बेटे इस घटना से परेशान हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि वह आकृति कोई एलियन थी। 57 वर्षीय अडेल एल्राफे ने 2022 के क्रिसमस के दिन दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी और 3 साल बाद भी उनका मामला अनसुलझा है। अडेल मुस्लिम होने के बावजूद पत्नी लीसा और परिवार संग क्रिसमस मनाते थे, जो अब उनके लिए पहले जैसा नहीं रहेगा। जिस दिन की बात हो रही है, उस दिन टेनेसी के कोविंगटन में अडेल के गृहनगर में बर्फबारी हो रही थी और परिवार ने अपना सुबह का समय वैसे ही बिताया जैसे ज्यादातर परिवार क्रिसमस के दिन बिताते हैं।
तोहफे खोलते हुए और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए। फिर वे अपनी बुलरन किराने की दुकान गए और दरवाजे खोल दिए ताकि लोग आखिरी वक्त में क्रिसमस की खरीदारी कर सके। लीसा बाद में बताती है कि उन्होंने अडेल से घर पर उनके और परिवार के साथ रहने को कहा था, लेकिन अडेल ने इसके बजाय दुकान खोलने का फैसला किया। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि दोपहर 12 बजे और 1 बजे के बीच कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। एक आदमी दुकान में घुसेगा, बंदूक निकालेगा और अडेल की जान ले लेगा। उसने हमलावर को अच्छे से देखा होगा क्योंकि ग्राहकों को घंटी बजानी पड़ती थी। उसने सोचा होगा कि वह भी ग्राहक है। जांच में पता चला कि अडेल काउंटर के पीछे बैठी थी जब हमलावर ने गोली चलाई और उसके पास प्रतिक्रिया या भागने का समय नहीं था। उस आदमी ने काउंटर के प्लेक्सीग्लास के छोटे छेद से गोली चलाई, इसलिए वह पीड़िता से 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं था। अब समझा जा रहा है कि यह ऐसी डकैती का मामला था जो गलत हो गई थी, लेकिन जांचकर्ताओं को लगता है कि अडेल हमलावर को जानती थी और वह शायद दुकान का नियमित ग्राहक था। सीसीटीवी फुटेज मिली और जांचकर्ताओं को पहला सुराग मिला। इसमें एक आदमी को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच दुकान में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था और वो लगभग 2 मिनट तक दुकान में रहा, फिर जल्दी से बाहर निकल गया। एक तस्वीर जारी की गई है और जांचकर्ताओं ने पहचान बताने वालों से तुरंत संपर्क करने को कहा है। वे बताते हैं कि उस आदमी की लंबाई 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच है और शरीर पतला है। जो भी व्यक्ति फोटो में दिख रहे आदमी को पहचानता है या अडेल के मामले में कोई अन्य जानकारी रखता है, उससे अनुरोध किया गया है कि वह कविंटन पुलिस विभाग की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से 901 475 1264 पर संपर्क करें। संभव है कि किसी ने उसे ले लिया हो। नोएमी बोलीवर के माता पिता तब रो पड़े जब उन्हें पता चला कि उनकी 21 वर्षीय बेटी रहस्यमय तरीके से गायब है। नोएमी का जन्म मैरिसेल और होजे के यहाँ हुआ और वह हॉलीवुड हिल्स में यीशु मसीह के उत्तरकालीन संतों की कलीसिया से जुड़े परिवार में पैदा हुई। इस युवा महिला का जन्म ADHD और हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के साथ हुआ, लेकिन इनमें से किसी ने भी उसे अपने सपनों का पीछा करने से नहीं रोका। उसका सपना राष्ट्रीय उद्यान सेवा में काम करना था और 2020 में उसने ब्रिघाम यंग यूनिवर्सिटी रेक्सबर्ग आइडाहो से स्नातक किया। उसकी पढ़ाई से उसे पौधों और वन्यजीव पारिस्थितिकी में डिग्री मिली। आध्यात्मिक और प्रकृति प्रेमी महिला ने अपनी जिंदगी व्यवस्थित रखी और लक्ष्यों के लिए योजनाएं बनाई। दुर्भाग्यवश नोएमी को कभी भी अपने उन सपनों को साकार होते देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि 2021 में वह अचानक हॉलीवुड फ्लोरिडा से गायब हो गई, जहां वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। ये रहस्य 11 फरवरी को लगभग शाम 4 बजे सामने आया जब वह अपने माता पिता के घर से एक नेचर प्रिजर्व में टहलने के लिए निकली, लेकिन फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। माता पिता के घर से निकलने के बाद ब्रॉवर्ड काउंटी ट्रांजिट कैमरों ने नोएमी को शेरिडन स्ट्रीट के 7000 ब्लॉक में बस में चढ़ते देखा। कुछ ही पलों बाद बस शेरिडन स्ट्रीट के 800 ब्लॉक में रुकी। नोएमी आंतरिक तटीय जलमार्ग के किनारे बस से उतर गई। करीब 6 बजे उसने एनकॉब नेचर सेंटर के ऑब्जर्वेशन टावर पर अपनी फोटो ली और स्नैपचैट से कॉलेज दोस्त को भेजी, लेकिन 15 मिनट बाद नोएमी अचानक चुप हो गई। उस रात 7 बजे तक बॉटलीवर्स घबरा गए जब उनकी बेटी घर नहीं लौटी और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। उसे उस रात जूम बाइबल स्टडी में आना था, लेकिन वह नहीं आई। परिवार हॉलीवुड पुलिस विभाग गया और गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। तुरंत जांच शुरू की गई और नोएमी का फोन ट्रैक किया गया। पुलिस ने पता लगाया कि डिवाइस ने साउथ ओशन ड्राइव के 2300 ब्लॉक के पास एक सेल टावर पर सिग्नल भेजा था, जो समुद्र तट के पास और नेचर सेंटर से 3 मील दूर था। वह सिग्नल उसी शाम 10 और 11 बजे के बीच आया था। हालांकि इलाके की तुरंत व्यापक तलाशी लेने के बजाय अधिकारियों ने दर्दनाक 6 दिन इंतजार किया और वास्तविक तलाश केवल 17 फरवरी को शुरू की। उन्होंने एनकॉब नेचर सेंटर के दक्षिणी हिस्से की तलाशी ली। नोएमी का कोई सुराग नहीं मिला। असली घबराहट तब शुरू हुई जब अगले कुछ हफ्तों में फोन, बैंक
या सोशल मीडिया पर कोई गतिविधि नहीं हुई। जब वो गई, उस युवती के पास न पैसे थे, न क्रेडिट कार्ड या पहचान पत्र, सब कुछ घर पर रह गया था। जब बोलीवर्स को लगा पुलिस जांच आगे नहीं बढ़ रही, तो उन्होंने निजी जासूस रखने का फैसला किया। मार्च में जासूस ने पता लगाया कि नोएमी की गुमशुदगी के दौरान उसका फोन चालू किया गया। 3 दोस्तों के साथ चैट शुरू हुई, पर कोई संदेश नहीं भेजा गया और फोन बंद हो गया। वहीं से सुराग एक बार फिर ठंडे पड़ जाते हैं और लापता महिला के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। उसकी गुमशुदगी के हालात निस्संदेह डरावने और परेशान करने वाले हैं। साल 2000 में बर्टन, मिशिगन में 32 वर्षीय डेनिस लेक्लेयर की गुमशुदगी और मौत अब भी अनसुलझी है। 2023 में पुलिस ने एक अंगूठी की तस्वीर जारी की जो संभवतः हमलावर की थी, ताकि कोई नया सुराग मिले। कोविंगटन, केंटकी की डेनिस ने हाई स्कूल के बाद डेनियल लेक्लेयर से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। 1990 के दशक में वे ग्रैंड ब्लैंक टाउनशिप, फ्लिंट, मिशिगन चले गए, जहां डेनिस मैक्लेरन रीजनल मेडिकल सेंटर में काम करती थी। आदर्श शादी के बावजूद डेनिस का एक सहकर्मी से अफेयर था। 23 अप्रैल 2000 को अपनी रात 11 बजे की शिफ्ट के बाद डेनिस घर नहीं गई। उन्होंने बर्टन पोस्ट ऑफिस से पोस्टकार्ड भेजे और फिर गायब हो गईं। आधी रात के करीब उनकी लाल शेवरले कैवेलियर पोस्ट ऑफिस पार्किंग में लावारिस मिली। ड्राइवर साइड दरवाजा खुला था, खिड़की नीचे थी और लाइट्स, टर्न सिग्नल चालू थे। सबसे अहम बात यह थी कि कार को उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही टो कर लिया गया था, जिससे घटनास्थल की जांच में देरी हुई। अंदर उसका फोन चार्ज हो रहा था, पर पर्स गायब था। अगली सुबह उसके कपड़े आधा मील दूर एक डॉक्टर के क्लिनिक के पास मिले। कुछ देर बाद उसका शव खेत में मिला। वह सिर्फ अंडरवेयर और ट्रेंच कोट में थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घातक गोलीबारी की पुष्टि की। मुख्य सुराग एक हीरे वाली सोने की अंगूठी थी जो उसकी लाश के पास मिली। माना जाता है कि हमला करते वक्त वह अंगूठी अपराधी की उंगली से फिसल गई। डीएनए सबूतों के आधार पर डैनियल लेक्लेयर और डेनिस के प्रेमी को संदिग्धों से बाहर किया गया और आज तक उसके हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। उन्नत तकनीक, खासकर रिंग डोरबेल कैमरे जैसी सुरक्षा प्रणालियां ने सुरक्षा में क्रांति ला दी है, क्योंकि अब मालिक चोरों का पता लगा सकते हैं और दुर्घटनाओं, अपहरण या लापता लोगों के मामलों में मदद कर सकते हैं। कुछ घर मालिकों को परेशान करने वाली घटनाएं हुई, जिससे वे चाहते हैं कि काश उन्होंने कैमरे न लगाए होते। 2021 में साउथ कैरोलिना के सुमटर में शांत पड़ोस में एक परेशान करने वाले कैमरा फुटेज से अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई, जिससे निवासी डरे हुए थे। इलाके में नकाबपोश आदमी की रिपोर्टों के बाद सुमटर काउंटी शेरिफ कार्यालय ने जांच शुरू की। पड़ोस के एक निवासी ने उन्हें वही डरावना वीडियो दिया जिससे समुदाय डर रहा था। सुरक्षा फुटेज की एक तस्वीर में एक अज्ञात व्यक्ति कैमरे में देखता है। उसकी पहचान एक सफेद मास्क के पीछे छुपी है, जिसमें आंखों के बड़े और नाक के 2 छोटे छेद हैं। यह दृश्य डरावना था और घर के मालिक को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल दिया। अन्य पड़ोसी भी तब चिंतित हो गए जब उन्होंने सुरक्षा कैमरे में उसी संदिग्ध को देखा। उन्होंने उस मास्क की बनावट स्लेंडरमैन जैसी बताई, जिससे समुदाय में डर फैल गया। उस डरावने व्यक्ति ने कई लोगों को डराया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। हालांकि वह व्यक्ति गैरकानूनी कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी पुलिस उसकी पहचान जानना चाहती थी और उसने निगरानी वीडियो की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की ताकि और अधिक जानकारी व संभावित पहचान मिल सके। यह गतिविधि संदिग्ध थी और पुलिस अधिकारी हैरान रह गए कि कोई ऐसा क्यों करेगा। शायद वो कोई शरारती व्यक्ति था जो मोहल्ले को बेवजह परेशान करने के लिए इतनी दूर तक जा रहा था, या फिर वो कोई चोर भी हो सकता था जो सबसे आसान घर को लूटने की तलाश में था। ये भी हो सकता है कि वह अजनबी किसी खास व्यक्ति को ढूंढ रहा था। इस व्यक्ति की मंशा चाहे जो भी हो, कुछ लोग मानते हैं कि यह डरावना काम समझदारी नहीं है। अगर साउथ कैरोलिना का नकाबपोश आदमी गलत हथियारबंद व्यक्ति से टकरा गया
तो उसका इस तरह छिप छिप कर घूमना त्रासदी में बदल सकता है। इस घटना की जांच के बावजूद पुलिस यह पता लगाने में असमर्थ रही कि नकाब के पीछे वह व्यक्ति कौन था। 1 फरवरी 1970 को न्यूयॉर्क में कुछ बच्चे बर्फ में खेलते हुए बाहर थे। तभी उन्हें एक परेशान करने वाली चीज मिली। एक बच्चे को लगा कि उसे शव मिला है और पास जाकर देखा तो बात सच निकली। वे दौड़कर घर गए और अपने माता पिता को बताया, जिन्होंने उस डरावनी खोज की पुष्टि करने के बाद अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस ने उस आदमी को उसकी पीठ के बल लेटा हुआ पाया, जिसकी बाहें उसके सामने फैली हुई थीं। ये शरीर के लिए अजीब स्थिति थी। जांचकर्ताओं ने इसे ऐसे बताया जैसे वह अदृश्य अखबार पढ़ रहा हो। यह निर्धारित किया गया कि वह हत्या का शिकार था और उसकी जान एक आग्नेयास्त्र से ली गई थी। उसकी उम्र लगभग 35 से 45 साल के बीच आंकी गई थी। उसकी लंबाई 5 फीट 3 इंच थी और वजन लगभग 155 पाउंड था। उसके भूरे बाल थे। वह पूरी तरह शेव था और उस पर हमला मिलने से लगभग 48 घंटे पहले हुआ था। तुरंत ये अनुमान लगाया गया कि उसकी जान कहीं और ली गई थी और उसके हमलावर ने उसे उसके हाथों से घसीटकर उस जगह लाया जहां वो मिला था, जिससे ठंड के कारण उसकी अजीब स्थिति हो गई थी जिसमें वो पाया गया। उसकी जेब में $156 थे। कोई पहचान पत्र नहीं था और अजीब बात यह थी कि उसने कई परतों वाले कपड़े पहने हुए थे, जिनमें सबसे ऊपर तन रंग की रेनकोट थी। उसने गहरे हरे रंग का पिन स्ट्राइप सूट, प्लेबॉय एंटरप्राइज की टाई और नीचे पायजामा पहना था। उसकी कलाई पर ओमेगा सीम मास्टर घड़ी थी और उसकी एक उंगली में एक बड़ा सोने की अंगूठी थी। उसने काले जूते पहने थे जो गैलोशेस से ढके थे। संदेह था कि वह इस इलाके का नहीं है और कुछ जांचकर्ताओं ने कहा कि शायद वह अमेरिका से नहीं है। मुख्य सिद्धांत था कि वह ब्राजील से आया, क्योंकि उसकी शर्ट वही बनी थी। जौहरी से सलाह के बाद तय हुआ कि अंगूठी भी उसी देश में खरीदी गई थी। हमले में इस्तेमाल गोलियां भी शायद ब्राजील में खरीदी गई थी। कहा गया कि उसने ठंड से बचने के लिए कई कपड़े पहने थे और वह ब्राजील जैसे गर्म मौसम का आदी था। हमले के मकसद को लेकर माना गया कि वह संगठित अपराध में शामिल था और उसे हत्या से पहले अमेरिका लाया गया था ताकि उसके हमलावरों का पता न लगाया जा सके। इलाके के निवासियों, जिनमें कुछ कुख्यात अपराधी भी थे, से पूछताछ हुई, पर किसी ने उस आदमी को नहीं पहचाना। उसकी पहचान तब तक अज्ञात रही जब तक 2019 में यह तय नहीं किया गया कि डीएनए इकट्ठा करने के लिए उसके अवशेषों के नमूने निकाले जाएं। एक स्केच कलाकार ने उस आदमी के चेहरे का एक संयुक्त स्केच बनाया, जिसकी एक फोटो जनता के लिए उपलब्ध कराई गई ताकि और सुराग मिल सके। अगले साल 42 वर्षीय एडवर्ड सुलिवन, न्यूयॉर्क के स्टॉर्मविल के कैदी, ने दावा किया कि उसके पास जॉन डो की जानकारी है। उसने अपने साथी कैदियों को यह बात करते हुए सुना था कि 3 लोगों ने एक अवैध पदार्थ के कुरियर की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को एक ढलान पर फेंक दिया। और उसने उन कैदियों के नाम बताए, अल्फोंस पर्सिको, जेरी लैंगेला और ह्यू मैकिन्टॉश, जो सभी माफिया से जुड़े हुए माने जाते थे। अब वे सभी इस दुनिया में नहीं हैं और यह अज्ञात है कि वे इस व्यक्ति की हत्या में शामिल थे या नहीं। आज तक जॉन डो की पहचान नहीं हो पाई है। टी मांतेज हर्ट का जन्म और पालन पोषण सेंट लुइस, मिसौरी में हुआ। किशोर अवस्था में वे नैशविल, टेनेसी चले गए, जहां उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। वह अपने परिवार से मिलने के लिए नियमित रूप से सेंट लुइस वापस जाते थे। 2023 में उन्होंने हाई स्कूल पूरा किया और गृहनगर लौटकर मिसौरी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने सेमेस्टर की छुट्टी लेने का फैसला किया ताकि कुछ पैसे बचा सकें। वे उस समय ग्रेन वैली, मिसौरी में रहते और प्राइस चॉपर में काम करते थे। दुर्भाग्यवश 19 वर्षीय को कभी भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का मौका नहीं मिला और इसके बजाय वे एक रहस्यमय घटना के केंद्र में आ गए। ये सब 1 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था। अचानक लगभग 3 बजे सुबह टिमांतेज ने अपनी दादी को वीडियो कॉल किया। उनका कहना है कि वो अलग लग रहे थे। वह बहुत सशंकित सा व्यवहार कर रहा था और उसने अपनी दादी से उसके लिए प्रार्थना करने को भी कहा। दादी ने याद किया कि वह बच्चे की तरह बोल रहा था
और ऐसा लग रहा था कि कमरे में और लोग भी थे, एक आदमी और एक युवती। टिमांतेज ने दावा किया कि उसे कोई अज्ञात पदार्थ दे दिया गया था, जिसे उसकी दादी ने इस अर्थ में समझा कि उसकी मर्जी के बिना उसके शरीर में कोई अज्ञात पदार्थ चला गया था। उसने बार बार कहा, दादी, मुझे लग रहा है किसी ने मुझे कुछ दे दिया। वह भ्रमित था और उसकी आवाज बिल्कुल भी उसकी सामान्य आवाज जैसी नहीं लग रही थी। वीडियो कॉल से दादी डर गई और तुरंत 911 पर कॉल कर पोते के बाल्टीमोर एवेन्यू के 3900 ब्लॉक वाले अपार्टमेंट में पुलिस भेज दी। पुलिस घर पहुंची और टिमांतेज को जांच के लिए सेंट ल्यूक हॉस्पिटल ले गई। जांच में उसकी प्रणाली में कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला। कुछ घंटे बाद हालत स्थिर होने पर युवक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। करीब 11:50 बजे टिमांतेज टैक्सी से ट्रस्ट एवेन्यू के 1100 ब्लॉक स्थित ग्रेहाउंड बस स्टेशन पहुंचा। सीसीटीवी ने आदमी के टर्मिनल आने और अचानक गायब होने की घटना रिकॉर्ड की थी। टिमांतेज को कार से निकलकर स्टेशन की ओर जाते देखा जा सकता है। दुर्भाग्यवश वे दरवाजे बंद थे और वह वापस टैक्सी की ओर मुड़ गया जहां उसने अपना फोन छोड़ा था। वाहन में वापस जाने की कोशिश करने के बाद वह मुड़ गया, अपना फोन वहीं छोड़ दिया और कैमरे की नज़र से बाहर दक्षिण दिशा में चला गया। टिमांतेज को अंतिम बार उसी दोपहर 1:30 बजे देखा गया। उन्हें 77वीं स्ट्रीट और ट्रस्ट एवेन्यू के पास स्टेशन से 8 मील दूर देखा गया था। एक अपुष्ट देखे जाने की सूचना के अनुसार उन्हें 27 मार्च 2024 को 11वीं स्ट्रीट और ग्रैंड एवेन्यू के पास देखा गया था। सूचना मिलने के बावजूद उस युवक का अब तक पता नहीं चल पाया है। उसकी गुमशुदगी के हालात अजीब और रहस्यमय हैं। मानव मस्तिष्क एक अत्यंत जटिल और रोचक अंग है जिसे विशेषज्ञ आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इस विषय पर जितना संभव हो सके उतना शोध करने के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय मृत लोगों के मस्तिष्क एकत्र करता है और 2014 में यह एक अजीब रहस्य का विषय बन गया जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। विश्वविद्यालय में रखे गए मस्तिष्कों में एक पूर्व मरीन चार्ल्स विटमैन का था। चार्ल्स विटमैन का जन्म 1941 में लेकवर्थ, फ्लोरिडा में हुआ था। बचपन में वे और उनके भाई अपने पिता को कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। वह अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था और जो लोग उसे जानते थे उनके अनुसार उसे हथियारों का कुछ हद तक जुनून था। उसने तीनों बेटों को बचपन से निशानेबाजी सिखाई और चार्ल्स बेहतरीन निशानेबाज था। बचपन में वह अपने पिता के दबंग स्वभाव से बचने के लिए घर छोड़ने का सपना देखता था, इसलिए 1959 में योग्य होते ही यूएस मरीन में भर्ती हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हुए वो शार्प शूटर बना और 1962 में कैथलीन लेइजनर से शादी की। उसने 1964 में सैन्य सेवा पूरी की और 2 साल बाद अपनी भावनाओं पर लिखना शुरू किया। उसने कहा कि वह अक्सर बेकाबू गुस्से और उलझन में रहता था और उसे लगता था कि वह हिंसक हो सकता है। उसने कई डॉक्टरों से मदद मांगी और उसे ऐसी दवाइयां दी गई जो उसके उग्र स्वभाव में मदद करने के लिए थीं। लेकिन उस साल मार्च तक उसने एक मनोचिकित्सक से सलाह लेने का फैसला किया और इसके बाद वह नियमित रूप से सिरदर्द से पीड़ित रहने लगा। समस्या पता नहीं चली और मनोचिकित्सक ने आगे जांच के लिए वापस आने को कहा, लेकिन वह नहीं आया। उसकी हालत और भी खराब होती गई और 1 अगस्त 1966 को उसने वो कर डाला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अपनी माँ के घर गया, उनकी जान ली, फिर अपने घर लौटकर पत्नी की जान भी ले ली। उसने खाकी ओवरऑल और सफ़ेद बैंडाना पहन मेंटेनेंस वर्कर का वेश धरा। फिर हथियारों का जखीरा टेक्सास विश्वविद्यालय के ऑब्जर्वेशन डेक की सबसे ऊंची मंजिल तक ले गया। ऊपर जाते समय उसने 2 लोगों की जान ले ली और वहां पहुंचकर उसने डेक के दरवाजे के आगे रुकावटें लगा दी, एक अनुकूल जगह ढूंढी और नीचे मौजूद लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसे मार गिराने तक वह 16 लोगों की जान ले चुका था और 31 को गंभीर रूप से घायल कर चुका था, जिनमें से एक की बाद में जटिलताओं के कारण मौत हो गई। उसकी पोस्टमार्टम के दौरान उसके सिरदर्द का कारण आखिरकार तब सामने आया जब उसके दिमाग में अखरोट के आकार का एक ट्यूमर पाया गया।
एक आदमी जॉन को अपने पिता से एक दिलचस्प मासूम सी दिखने वाली कठपुतली विरासत में मिली, जो उसके पिता को भी 1960 के दशक में किसी और से मिली थी। कठपुतली एक सफेद बालों वाले चश्मा पहने बुजुर्ग के आधार पर बनी थी, इसलिए इसका नाम बूढ़े आदमी की कठपुतली रखा गया। जॉन गुड़िया को घर लाकर शेल्फ पर रख देता है और भूल जाता है। एक शाम वो चौंकाने वाले दृश्य के साथ जागता है। उसने बताया कि वह बिस्तर पर जाग रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र किसी चीज पर गई। उसे खिड़की के पास कोई परछाई हिलती दिखी। फिर अचानक किसी के हाथ उसकी गर्दन कसने लगे। वह वही बूढ़े आदमी जैसी कठपुतली थी। उसने पत्नी को जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं हिली। जॉन की नज़रें उस कठपुतली से मिल गईं, जो कमरे के दूसरी तरफ बैठी थी, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। उसे उसी वक्त समझ आ गया कि उस गुड़िया को अब यहां से हटाना ही होगा। जॉन ने, मानते हुए कि वह निर्जीव वस्तु उसे सता रही है और मारने की कोशिश कर रही है, पैरानॉर्मल जांचकर्ता जेन हैरिस से संपर्क किया। उसने कहा कि कठपुतली लाने के बाद से उसे चक्कर और सिरदर्द हो रहे हैं। उसे डरावने सपने आते थे, जिनमें एक में बूढ़ा आदमी उसके बिस्तर के पास या उसे दबोचे रहता था। स्टॉरब्रिज की जेन ने अपनी जांच की शुरुआत निगरानी कैमरों से की, जो एक उपयोगी तकनीक थी जिससे उस वस्तु के आसपास किसी अलौकिक उपस्थिति की पुष्टि या खंडन किया जा सकता था। अगले 3 महीने तक वह उस डिस्प्ले केस में बंद कठपुतली की रिकॉर्डिंग करती रही। कैमरा रात 11:30 बजे से लेकर अगली सुबह 2:30 बजे तक चालू छोड़ा जाता था। एक शाम नाइट विजन कैमरे ने ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया जिससे कोई भी डर जाता। ये 13 जुलाई 2015 की बात है। रात के 2:05 थे। कैमरे ने ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया जिसे समझाना कठिन था। जैसे ही कठपुतली केस में सीधा बैठी, अंदर जल्दी ही हलचल दिखने लगी। बूढ़े आदमी की कठपुतली का ऑपरेटिंग क्रॉस धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे कोई उससे खेलना चाहता हो। वह हिलता है और शीशे की खिड़की से टकरा जाता है। जेन उस समय सो रही थी और उसे यह हरकत अगली सुबह वीडियो देखकर पता चली। यह डरावना था, लेकिन रोमांचक भी। इससे पहले की जांचों में उसने केवल धुंध और तैरते हुए गोले ही कैमरे में कैद किए थे। ये कुछ और ही था। खोज के बाद जॉन ने पैरानॉर्मल जांचकर्ता को कठपुतली रखने की अनुमति दी, खासकर इसलिए क्योंकि कठपुतली ने जॉन का गला घोटने की कोशिश की थी। जेन ने उस बूढ़े आदमी की कठपुतली को तहखाने में डिस्प्ले केस में सील कर पवित्र जल से आशीर्वाद दिया, जहां वह अब भी है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि जब कोई व्यक्ति अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे अपने प्रियजनों पर निर्भर रहना पड़ता है, ताकि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में खासकर चिकित्सा संबंधी जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन कुछ मामलों में घर से उनकी देखभाल करना असंभव हो जाता है और ये कठिन निर्णय लेना पड़ता है कि उस जिम्मेदारी को पेशेवर देखभालकर्ताओं को सौंप दिया जाए। ऐसा ही मामला एक व्यक्ति वैन इंग्राम के साथ हुआ था। वैन को 8 साल की उम्र में गंभीर ऑटिज्म का निदान हुआ था। वह दौरे सीजर से ग्रस्त था और उम्र बढ़ने पर उसका व्यवहार बेकाबू होने लगा। वह अक्सर अपनी सहज प्रवृत्तियों के पीछे चलता था और अनजाने में खुद को खतरनाक हालात में डाल देता था। इसलिए उसकी मां ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, जिन्होंने यह निर्धारित किया कि वह ऑटिस्टिक है और उसकी स्थिति स्पेक्ट्रम के गंभीर छोर पर है। समय के साथ उसे संभालना और मुश्किल हो गया। इसलिए परिवार ने विशेषज्ञों की सलाह पर फैसला किया कि कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया के फेयरव्यू डेवलपमेंट सेंटर में उसकी बेहतर देखभाल होगी। वह 8 साल की उम्र में उस सुविधा में रहने लगा और जल्द ही साफ हो गया कि उसे लगातार देखभाल और निगरानी चाहिए। वो बहुत ऊर्जावान बच्चा था। कुछ मिनट भी शांत बैठना उसके लिए मुश्किल था और परिवार जानता था कि उस सुविधा के पेशेवर उसकी बेहतर देखभाल करेंगे। वान अपनी बाकी जिंदगी देखभाल में ही रहा, लेकिन 2007 में जब वह 50 साल का था, कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक पूरी तरह से समझाया नहीं जा सका है। उस साल 6 जून को सुबह करीब 5:30 बजे केंद्र के कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने वान को उसके बिस्तर के पास फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ पाया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई स्पष्ट चोट लगी है, इसलिए उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
देखभाल करने वालों ने उसे कुर्सी पर बैठाया, कपड़े पहनाए और खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिक्रिया न मिलने पर उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। ऐसी स्थिति में कर्मचारी मरीज की गर्दन स्थिर रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वैन को प्रतिक्रिया रहित मिलने के 2 घंटे बाद ही पैरामेडिक्स को बुलाया। उसे होगा अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्सरे में उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट पाई गई। इस बात को समझने वाले डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जोड़ा कि ऐसी चोट केवल बिस्तर से गिरने से नहीं हो सकती और इसमें अत्यधिक बल का इस्तेमाल हुआ होगा। देखभाल केंद्र ने वेन की चोट को बिस्तर से फिसलने का नतीजा बताया, लेकिन परिवार ने इस पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वैन को उचित देखभाल नहीं मिली और कर्मचारी ने उसे बेहोश पाकर लापरवाही की। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसके देखभालकर्ताओं ने इस बात को छुपाने की कोशिश की कि उसे गंभीर चोट लगी थी। वैन की आखिरी तस्वीरों में से एक में वह घटना के बाद अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखता है। उसके परिवार के सदस्य उसके पास मौजूद हैं। 6 दिन बाद चोटों से उसकी मृत्यु हो गई और परिवार ने गलत तरीके से हुई मौत को लेकर मुकदमा दायर किया। जांच में पता चला कि सुविधा में किसी ने वैन को हेडलॉक में ले लिया था और इसी प्रक्रिया में उसकी गर्दन तोड़ दी थी। इंसान द्वारा दुनिया का अन्वेषण शुरू करते ही दुनिया भर के मूल निवासियों को नए लोगों के हमलों का सामना करना पड़ा। जैसे ही हम आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे थे, बहुतों को इसके साथ आने वाले बदलावों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जैसे ही सह अस्तित्व की भावना स्थापित हुई, हमले फिर भी जारी रहे। कई आदिवासी लोग खुद को अत्यधिक संख्या में गायब होने और हत्याओं के कारण बेघर पाते हैं। अक्सर इन मामलों की अनदेखी कर दी जाती है। MMIWG पेज पर सिर्फ एक और चेहरा बन गई, कैटलिन पॉट्स, जो अल्बर्टा, कनाडा की एक आदिवासी महिला थी। कैटलिन सोशल मीडिया पर सक्रिय थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट और दोस्तों रिश्तेदारों को मैसेज भेजती थी। 22 फरवरी 2016 को हालांकि वो चुलबुली और मिलनसार शख्सियत अचानक ऑनलाइन दुनिया से गायब हो गई थी। 27 साल की कैटलिन ने उस दिन अपनी बहन को फेसबुक पर संदेश भेजा और वही आखिरी बार था जब उससे कोई खबर मिली थी। संदेश में लिखा था कि वो कैलोना में है और उसे कैलगरी, अल्बर्टा ले जाने वाला कोई मिल गया है। कैटलिन ने बताया कि अजनबी उसे किजीजी से ले जाएगा और उसका मकसद एडमंटन में रह रही बहन से मिलना था। कुछ समय तक दोनों साथ रहे थे, जब तक कुछ महीने पहले वह युवती एंडरबी ब्रिटिश कोलंबिया चली नहीं गई, जो कैलोना से 1 घंटे की दूरी पर है। वह अपने बॉयफ्रेंड के पास रहना चाहती थी, जिससे उसका रिश्ता बार बार टूटता और बनता था। कथित तौर पर वह कैटलिन के प्रति हिंसक था और 2014 में उस पर मारपीट का आरोप भी लगा था। उसी दिन अपनी बहन को मैसेज करने से ठीक पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी मैसेज किया और उस पैसे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जो कथित तौर पर वो उस पर बकाया था। कैटलिन का आखिरी संदेश भेजने के बाद रहस्यमय चुप हो जाना उसके परिवार और दोस्तों को चिंतित कर गया। उसकी रूममेट सैम और आम के मुताबिक कैटलिन ने कल रात एक अजनबी से मुलाकात की थी। रूममेट ने उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला था और ये साफ नहीं था कि वही उसे कैलगरी ले जाएगा या कोई और। हालांकि आने वाले दिनों में परिवार को एक डरावना एहसास हुआ। कैटलिन गायब हो गई थी। कोई नई पोस्ट नहीं थी, कोई संदेश नहीं था, बस एक बेरहम खामोशी थी। परिवार 1 मार्च को RCMP गया और महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उम्मीद थी कि जांच जल्दी होगी, लेकिन जिस तरह से कानून प्रवर्तन एजेंसियां आदिवासी मामलों के साथ व्यवहार कर रही थी, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैटलिन के लापता होने के 9 दिन बाद गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई और फिर RCMP ने अलर्ट जारी करने में 19 दिन और लगाए। उस अलर्ट में बस इतना लिखा था, उद्धरण, RCMP मेजर क्राइम्स यूनिट अब वर्णन नॉर्थ ओकानागन RCMP की पॉट्स की जांच में मदद कर रही है। स्वदेशी समूहों और लापता और हत्या की गई स्वदेशी महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शनों द्वारा व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद कैटलिन की गुमशुदगी महीनों तक अनसुलझी रही।
2017 की शुरुआत में आरसीएमपी ने कैटलिन के गायब होने से एक दिन पहले ऑर्चर्ड पार्क मॉल में दाखिल होने का निगरानी फुटेज जारी किया ताकि लोगों की रुचि बढ़े। मुख्य संदिग्ध वही अजनबी है जिससे कैटलिन गुमशुदगी से एक रात पहले मिली थी। 9 साल बाद भी इस व्यक्ति की पहचान और कैटलिन के गायब होने की परिस्थितियां अज्ञात है, जिससे परिवार और समुदाय को अब तक जवाब नहीं मिला है। लॉनी डेविड फ्रैंकलिन जूनियर, जिसे ग्रिम स्लीपर भी कहते हैं, एक सीरियल किलर था। उसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि कई हत्याओं के बाद उसने 14 साल के लिए अपराधों से ब्रेक लिया था। 1952 में उनका जन्म लॉस एंजलिस में हुआ और पत्नी संग उनके 2 बच्चे हैं। 80 के दशक के मध्य में लॉस एंजलिस की पुलिस को यह स्पष्ट हो गया था कि कोई व्यक्ति इलाके में सड़क पर सेक्स वर्क करने वाली अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं को निशाना बना रहा है और उनकी जान ले रहा है। अपराधी को पहले साउथ साइड स्लेयर कहा जाता था और जांचकर्ताओं के अनुसार उसने 1985 तक कम से कम 13 महिलाओं की हत्या की थी। संभावित सक्रिय सीरियल किलर की खबर उसी साल आई थी जब पुलिस ने जनता से जानकारी मांगी थी और अगले साल उस संख्या में 2 और पीड़ितों को जोड़ दिया गया। एक टास्क फोर्स बनाई गई और उसने केवल साउथ साइड स्लेयर मामले पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अपराधी की पहचान करने में बहुत कम प्रगति हुई। हमलावर की पहचान करने वाले किसी भी व्यक्ति को $25,000 का इनाम देने की पेशकश की गई, लेकिन फिर भी कोई भी उपयोगी जानकारी लेकर सामने नहीं आया। 1987 तक चूंकि मामले में लगभग कोई प्रगति नहीं हुई थी, टास्क फोर्स का आकार घटा दिया गया था। यह भी पता चला कि उसी समय लॉस एंजलिस में कई अन्य सीरियल किलर सक्रिय थे और साउथ साइड स्लेयर उतने हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं था जितना पहले माना जाता था। अगले 2 दशकों तक और पीड़ितों की पहचान की गई, लेकिन हमलावर की पहचान करने में कोई प्रगति नहीं हुई। एक और टास्क फोर्स बनाई गई जिसे 800 टास्क फोर्स कहा गया और 2008 तक जानकारी देने के लिए इनाम बढ़ाकर $5 लाख कर दिया गया। अब तक देश भर के लोग इस मामले को फॉलो कर रहे थे और लॉस एंजलिस के निवासियों से कहा गया था कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और सतर्क और सावधान रहे। 2009 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमलावर का उपनाम बदलकर ग्रिम स्लीपर रख दिया गया और उसी समय यह रिपोर्ट किया गया कि एक व्यक्ति ने मानव अवशेषों को फेंकते हुए एक आदमी को देखने के बाद अधिकारियों से संपर्क किया था। वह पुलिस को वैन का लाइसेंस प्लेट नंबर देने में सफल रहा, जिसकी जांच पर पता चला कि वह एक बंद कॉस्मोपॉलिटन चर्च से जुड़ा था। एक महिला हमले से बाल बाल बच गई और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि इन अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अफ्रीकी अमेरिकी था। उसकी उम्र 30 के आसपास थी और वह खाकी पैंट और पोलो शर्ट में अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए था। लॉनी डेविड फ्रैंकलिन जूनियर तब संदिग्ध बना जब उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद उसका डीएनए कुछ अपराध स्थलों पर मिले डीएनए से पारिवारिक मेल के रूप में सामने आया। फ्रैंकलिन का डीएनए उसके पसंदीदा रेस्तरां से मिला और जब यह हमलावर से मैच हुआ तो जुलाई 2010 में उसे गिरफ्तार किया गया। उसी साल कुछ समय बाद पुलिस ने बताया कि जब फ्रैंकलिन के घर की तलाशी ली गई तो 1000 से ज्यादा महिलाओं की तस्वीरें मिली जो शायद उसी ने ली थीं। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।